फिटिन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जॉन सेवक और उनकी पत्नी मिसेस जॉन सेवक बैठी हुई थीं। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जॉन सेवक दूसरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था और जो उन पर खूब खिलता था। मुखाकृति से गरूर और आत्मविश्वास झलकता था। मिसेस सेवक को काल गति से अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी न छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मस्सें भीग रही थी। छहररा ढील, इकहरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पे गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकली पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हों। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी। जड़ का कहीं आभास तक न था। सूरदास फिटिन के पीछे दौड़ता चला जाता था। इतनी दूर तक और इतने वेग में कोई मंजा हुआ खिलाड़ी भी न दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक सिकोड़कर कहा, इस डिस्ट्रिक्ट ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले। क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मिस्टर जॉन सेवक बोले, इस देश के सिर से यह बला न जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात न हो, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियाँ भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना लें, जहाँ महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक, यहाँ यह प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों और ऋषियों के लिए भी यह कोई अपमान की बात न थी, किंतु वे लोग माया मोह से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, यह घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हिला करके भीख मांगते हैं। शाम को अनाज बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेबों में चले जाते हैं। मिसेस सेवक, साइस इस अंधे से कह दो भाग जाए। पैसे नहीं हैं। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हो तो दे दीजिए। बेचारा आधे मील से दौड़ा आ रहा है, निराश हो जाएगा। उसकी आत्मा कितना दुख होगा। माँ, तो उससे किसने दौड़ने को कहा था? उसके पैरों में दर्द होता रहे होगा। सोफिया, नहीं अच्छी मामा, कुछ दे दीजिए। बेचारा कितना हाँफ रहा है। प्रभु सेवक से जेब में कैश निकाला, किंतु तांबे या निकल का कोई टुकड़ा न निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में माँ के नाराज होने का भय था। बहन से बोला, सोफी, खेद है, पैसे नहीं निकले। साइस, अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चलाए, वहाँ शायद पैसे मिल जाएं। किंतु सूरदास को संतोष कहाँ। जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहाँ तक कि गोदाम आ गया और फिटिन रुकी। सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो। हाँफते हाँफते बेदम में हो रहा था। मिस्टर जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े की आड़त खोल रखी थी। ताहिर अली नाम का व्यक्ति उसका गुमास्ता था। बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक से पूछा,
कहिए खान साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर: हुजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक: कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम ना चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूँ। तब आसपास के चमार यहाँ रोज़ आएंगे और आपको उनसे मोल जोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इस छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के 2-4 धनी मानी पुरुषों से मेरी मुलाकात न होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों तक दौड़ धूप ठिकाने लग जाती है। ताहिर: हुजूर, मुझे खुद फिक्र है। क्या जानता नहीं हूँ कि मालिक को 4 पैसे का नफ़ा होगा तो यह काम करेगा ही क्यों? मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुरक्कर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपये का तो गल्ला भी काफ़ी नहीं होता और सब ज़रूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ? जॉन सेवक: कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहाँ है हिसाब किताब, लाइए देखूँ। यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक ठूठे मोड़े पर बैठ गए। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उनकी जांच करने लगे। 2-4 पन्ने उलट पुलट देखने के बाद नाक सिकुड़कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है। उस पर आप कहते हैं कि तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीदार को प्रति खाल 1 आना दस्तूरी मिलती है, वह कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर: क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जॉन सेवक: क्यों, वह मेरी आमदनी नहीं है? ताहिर: मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक: हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूँ। मुलाजिमों का हक है खूब अपना हक, तनख्वाह, इसके सिवा आपको कुछ हक नहीं। ताहिर: हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती न होगी। जॉन सेवक: अब तक आपने इस मद को जो रकम वसूल की है वह आमदनी में दिखलाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा सा भी रियायत नहीं करता। ताहिर: हुजूर, बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक: कुछ मुआवजा नहीं, 1 ही पाई सही, वह सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम में मैं यहाँ एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूँ। समझ गए? मैम साहब की यह बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, वह ज़मीन कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे की और एक विस्तृत मैदान था, यहाँ आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक यह ज़मीन लेकर यहाँ सिगरेट बनाने का कारखाना खोलना चाहते थे। प्रभु सेवक को इसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उनकी माता भी ज़मीन देखने चली गईं। पिता और पुत्र ने मिलकर ज़मीन का विस्तार नापा। कहाँ कारखाना होगा, कहाँ गोदाम, कहाँ दफ्तर, कहाँ मैनेजर का बंगला, कहाँ श्रमजीवकों के कमरे, यहाँ कोयला रखने की जगह और कहाँ से पानी आएगा। इस विषयों पर दोनों आदमियों ने देर तक बातें होती रहीं। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, यह किसकी ज़मीन है? ताहिर: हुजूर, यह तो ठीक नहीं मालूम, अभी चलकर यहाँ किसी से पूछ लूँगा, शायद नायक राम पांडा की हो। साहब, आप उससे यह ज़मीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर: मुझे तो इसमें भी शक है कि वह इसे बेचेगा भी। जॉन से: अजी बेचेगा, उसका बाप, उसकी यह क्या हस्ती है? रुपए के 70 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा लीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बातें कर लूँगा। प्रभु से: मुझे तो भय है कि यहाँ कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी। इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जॉन से: कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को या जौ गेहूँ से कोई प्रेम नहीं होता। जिसके पैदा करने में अपना लाभ दिखेगा वही पैदा करेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। खान साहब,
आप उस पांडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर, बहुत खूब, उसे कहूँगा। जॉन सेवक, कहूँगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। मगर आपसे इतना भी न हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। मिसेस सेवक, तुम्हें इस जगह कोई अनुभवी रखना चाहिए था। जॉन सेवक, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूँ। वे अपने अनुभव से अपना फ़ायदा सोचते हैं, तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाते। मैं ऐसे आदमियों को कोसों दूर रखता हूँ। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटिन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। वहाँ सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, यह अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञान पड़ता है, पूरा फिलॉसफर सफ़र है। मिसेस सेवक, तू जहाँ जाती है वहीं तुझे कोई न कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता। सोफिया, मम्मा, यह अंधा नीरा गंवार नहीं है। सूरदास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद से अपमानपूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वाले के सामने अपना अपमान कई गुना असह्य हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। मिसेस, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया, इसलिए कि तू भीख मांगता फिरे। तेरा भगवान बहुत अन्यायी है। सोफिया, मम्मा, इसका अनादर क्यों कर रही हैं, मुझे शर्म आती है। सूरदास, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी, जैसे कर्म किए वैसे फल भोग रहा हूँ। यह सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदे बनाता बिगाड़ता है, उसे किसी से बैर नहीं। वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगे।